नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो एक ऐसा सवाल उठाती है जिसने मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या हजारों साल पुराने धार्मिक ग्रंथ सिर्फ पूजा पाठ और कहानियों का संग्रह है, या वो एक तरह की टाइम कैप्सूल है? हाँ, जिनमें उस जमाने का विज्ञान और इतिहास कोड करके रखा गया हो। बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि हम उन ग्रंथों को पढ़ते कैसे हैं। नजरिए पर। हाँ, अगर हम उन्हें सिर्फ श्रद्धा से पढ़ेंगे तो हमें शायद कहानियां ही दिखेंगी, लेकिन अगर हम एक जासूस की तरह उनके शब्दों के पीछे छिपे मतलब को खोजेंगे तो एक पूरी अलग ही दुनिया सामने आती है। और आज हम वही जासूसी करने वाले हैं। हमारी स्रोत सामग्री ऋग्वेद के मंडल 1 के सूक्त 65 से 80 पर आधारित है। ये ऋषि पराशर से जुड़े हैं कि उन्होंने क्या लिखा, बल्कि ये समझना है कि उन्होंने वैसा क्यों लिखा। स्रोत के मुताबिक ये सिर्फ भजन नहीं, बल्कि उस दौर की खेती, फिजिक्स और टेक्नोलॉजी पर की गई ऑब्जर्वेशन की एक डायरी हो सकते हैं। बिल्कुल। आज की चर्चा का असली मकसद उस दौर के इंफॉर्मेशन सिस्टम को समझना है। इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये दिलचस्प है। हाँ, मतलब ये समझने की कोशिश कि जब लिखना पढ़ना आम नहीं था तब ज्ञान को, विज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कैसे पहुंचाया जाता था। स्रोत बताते हैं कि इन श्लोकों में हमारे पूर्वजों का दुनिया को देखने का एक बेहद प्रैक्टिकल और लॉजिकल तरीका छिपा है। तो कविता और विज्ञान दुश्मन नहीं थे? दुश्मन नहीं थे, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू थे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो आइडिया है, सच कहूं तो जब मैंने स्रोत में ये पढ़ा मुझे बहुत अजीब लगा। हाँ, ये है तो थोड़ा अजीब। ऋषि पराशर अग्नि का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अग्नि जंगलों को ऐसे साफ करती है जैसे नाई दाढ़ी साफ करता है। हाँ, नाई। हाँ, नाई, एक देवता की तुलना एक नाई से। इसका क्या मतलब हो सकता है? आग और नाई का क्या लेना देना? ये सुनने में जितना अजीब है ना, इसकी व्याख्या उतनी ही जबरदस्त है। स्रोत के अनुसार ये शायद दुनिया में झूम खेती यानी स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का सबसे पुराना लिखा हुआ सबूत है। अच्छा, झूम खेती। हाँ, अब जरा उस समय की दुनिया की कल्पना कीजिए। हर तरफ घने जंगल हैं और इंसान को रहने के लिए, खेती करने के लिए जमीन चाहिए। सही बात है। ये उस दौर की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती थी। जंगल हटाओ, जगह बनाओ। हाँ, ये तो है। आज तो हमारे पास बुलडोजर है, मशीनें हैं। तब तो ऐसा कुछ नहीं था। नहीं था। तो उनके पास सबसे ताकतवर चीज आग थी। एग्जैक्टली। उन्होंने आग का इस्तेमाल एक औजार की तरह किया। जंगल के एक हिस्से में आग लगाई, उसे साफ किया, उसकी राख से जमीन उपजाऊ हुई और फिर उस पर खेती की। अब ऋषि पराशर इस पूरी प्रक्रिया को देख रहे हैं। वो आग को सिर्फ एक विनाशकारी देवता की तरह नहीं देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि आग एक काम कर रही है, एक मकसद पूरा कर रही है। वो जमीन को साफ कर रही है। हाँ, उसे इंसानों के इस्तेमाल के लिए तैयार कर रही है। ठीक वैसे ही जैसे एक नाई चेहरे को साफ करके तैयार करता है। वाह, ये कोई आध्यात्मिक तुलना नहीं थी, ये एक फंक्शनल तुलना थी। बिल्कुल। ये कहना कि अग्नि एक टूल है, ये उस जमाने का तरीका था। नाई शब्द का इस्तेमाल इसे घरेलू, जानी पहचानी और उपयोगी चीज बना देता है, डरावनी नहीं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही उस दौर की खूबसूरती है। उन्होंने एक जटिल प्रक्रिया को समझाने के लिए एक बहुत ही सरल और यादगार मिसाल दी। ये एक तरह का कोड वर्ड था जो आसानी से याद रह जाए। आग बराबर नाई बराबर जमीन साफ करना। बस बात खत्म। ये उस दौर का साइंटिफिक कीवर्ड था। स्रोत में एक और छोटी सी बात लिखी है जिस पे शायद पहली नजर में ध्यान न जाए। सूक्त में कहा गया है कि हवा अग्नि की मदद करती है। अब कोई कह सकता है कि ये तो आम बात है, तेज हवा से आग फैलती है, ये तो कोई भी देख सकता है। इसमें क्या खास है? खास है क्योंकि ये दिखाता है कि वो सिर्फ चीजों को देख नहीं रहे थे, वो उनके बीच का रिश्ता समझ रहे थे, कॉज एंड इफेक्ट। अच्छा। और उसे दर्ज कर रहे थे। ये वैज्ञानिक सोच की बुनियाद है। उन्हें पता था कि आग अकेले काम नहीं करती, उसे हवा की जरूरत होती है। आज की भाषा में कंबशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत। बिल्कुल, उन्हें इसका अंदाजा था और इसे श्लोक में दर्ज करने का मतलब था कि ये ज्ञान जरूरी है और इसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाना है। तो अगर हम इस पहले हिस्से को समेटें तो आग का नाई बनना सिर्फ कविता नहीं है, ये उस दौर की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजिकल क्रांति यानी खेती की शुरुआत का एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। और ये उस वैज्ञानिक सोच को भी दिखाता है जो हर चीज के पीछे का कारण ढूंढ रही थी। तो ये कमाल की बात है कि कैसे आग जैसी विनाशकारी शक्ति को एक रचनात्मक टूल की तरह देखा गया।
लेकिन आग का रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। नहीं। स्रोत में एक और बात है जो इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली है, और वो ये कि आग पानी के अंदर भी मिल सकती है। हाँ, ये वाला तो सच में। वेदों में बार बार कहा गया है, अग्नि पानी के अंदर छिप गई। अब ये कैसे मुमकिन है? ये तो फिजिक्स के हर नियम के खिलाफ है। पानी तो आग का दुश्मन है। बिल्कुल। और यहीं पर हमें अपना जो मॉडर्न साइंटिफिक चश्मा है उसे उतार कर उस दौर के ऑब्जर्वर की आंखों से देखना होगा। ये वाकई एक फैसिनेटिंग पजल है। और स्रोत में दी गई इसकी व्याख्या दिमाग खोल देती है। ये वर्णन है बादलों में कड़कने वाली बिजली का। लाइटनिंग का। एक मिनट, बिजली? लेकिन बिजली का पानी में छिपे होने से क्या लेना देना? सोचकर देखिए उन्होंने क्या देखा होगा। आसमान में घने काले बादल छाए हैं। वो बादल किस चीज से बने हैं? पानी से, जलवाष्प से। हाँ, और फिर अचानक उन्हीं पानी से भरे बादलों के अंदर से, उनके गर्भ से एक तेज आग निकलती है। बिजली, जिसे आज हम प्लाज्मा कहते हैं। बिल्कुल। तो उनके नजरिए से ये कहना 100% लॉजिकल था कि आग पानी के अंदर छिपी हुई है और सही समय पर बाहर निकलती है। अरे वाह! तो ये कोई जादू या रहस्य नहीं था, ये तो आंखों देखा हाल था। मतलब उन्होंने बादलों से बिजली कड़कते देखी। हाँ, और उसे अपनी भाषा में कह दिया कि देखो, आग तो पानी से ही निकली है। बिल्कुल। उन्होंने जो देखा उसे बिना किसी लाग लपेट के सीधे सीधे बयान कर दिया। उनके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या प्लाज्मा फिजिक्स जैसे भारी भरकम शब्द नहीं थे, लेकिन उनकी ऑब्जर्वेशन एकदम सटीक थी। उन्होंने एक प्राकृतिक घटना के पैटर्न को समझा। पानी वाले बादल आते हैं, फिर आग निकलती है, इसलिए आग का स्रोत पानी ही होना चाहिए। ये मिथक नहीं, ये उस जमाने की मौसम विज्ञान की रिपोर्टिंग है। वैसे स्रोत में एक और थ्योरी का भी जिक्र है। कुछ विद्वान इसे बड़वानल से भी जोड़ते हैं। ये क्या है? हाँ, बड़वानल का मतलब है वो आग जो समुद्र के गर्भ में जलती है, यानी समुद्र के नीचे के ज्वालामुखी। अंडर सी वॉल्केनोस। अच्छा, ये भी एक संभावना है कि शायद उन्होंने कभी समुद्र के अंदर से लावा निकलते देखा हो और उसे पानी में आग कहा हो। तो फिर हम बिजली वाली थ्योरी को ज्यादा सही क्यों मान रहे हैं? स्रोत के अनुसार इसका कारण है ऋग्वेद का ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट। मतलब? ऋग्वेद में समुद्र के जिक्र की तुलना में बारिश, बादल, तूफान, इन सब का जिक्र हजारों गुना ज्यादा है। वो एक ऐसी सभ्यता थी जिसके लिए बारिश जीवन मरण का सवाल थी। इसलिए ये ज्यादा स्वाभाविक लगता है कि ये ऑब्जर्वेशन आसमान से जुड़ी हो, ना कि समुद्र की गहराइयों से। मतलब पानी में आग कोई कल्पना नहीं, बल्कि प्रकृति के एक नियम का एक बहुत ही सटीक और काव्यात्मक रिकॉर्ड है। बिल्कुल। ये दूसरा रहस्य भी सुलझ गया। तो हमने देखा कि वो प्रकृति की ताकतों को कैसे समझ रहे थे, आग को एक टूल की तरह और बिजली को एक प्राकृतिक घटना की तरह। अब देखते हैं कि वो अपनी बनाई हुई चीजों, अपनी टेक्नोलॉजी के बारे में कैसे सोचते थे। और यहीं पर तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण आइडिया सामने आता है। हमारे विश्लेषण का अंतिम हिस्सा एक प्रार्थना से जुड़ा है। एक सूक्त में ऋषि कहते हैं, हमें मुसीबतों से ऐसे पार ले चलो जैसे नाव नदी के पार ले जाती है। पहली बार में तो ये एक आम सी प्रार्थना लगती है। बिल्कुल आम से, लेकिन जब आप इस पर ध्यान देते हैं तो ये बहुत कुछ कहती है। हाँ, ये एक छोटी सी लाइन उस समाज की पूरी सोच को उजागर कर देती है। स्रोत के मुताबिक इसका पहला और सबसे सीधा मतलब तो यही है कि वो लोग नाव बनाना और इस्तेमाल करना जानते थे। उनके पास नेविगेशन की तकनीक थी। हाँ, लेकिन असली गहराई इसकी बनावट में है। आप कह रहे हैं कि प्रार्थना कैसे की जा रही है वो ज्यादा जरूरी है। हाँ, गौर कीजिए, वो ये नहीं कह रहे कि हे ईश्वर हमें जादू से बचा लो या कोई चमत्कार कर दो। वो एक टेक्नोलॉजी का उदाहरण दे रहे हैं। अच्छा। वो कह रहे हैं जैसे एक नाव जो कि एक इंसानी आविष्कार है हमें एक भौतिक समस्या यानी नदी से पार ले जाती है, वैसे ही आप हमें जीवन की दूसरी समस्याओं से पार ले चलो। इसका मतलब उनके लिए नाव कोई मामूली चीज नहीं थी, ये उस जमाने का स्पेसशिप जैसा कुछ रहा होगा। बिल्कुल, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो आपको उन जगहों पर ले जा सके जहां आप अपने आप नहीं जा सकते। ये एक बहुत शक्तिशाली मिसाल थी। और ये उनकी तार्किक सोच को दिखाता है। हाँ, उनकी रैशनल थिंकिंग को। वे समस्याओं के समाधान के लिए तकनीक के महत्व को पहचानते थे और उसे अपनी प्रार्थनाओं में भी जगह दे रहे थे। तो ये एक ऐसा समाज था जो मानता था कि अगर हम एक नदी को पार करने के लिए नाव बना सकते हैं तो हम जीवन की बाकी मुश्किलों को भी पार करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ सकते हैं। बिल्कुल। और ये अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है कि उस समय की तकनीक आखिर किस स्तर पर थी।
स्रोत में इस बात पर भी बहस का जिक्र है कि वेदों में जो समुद्र शब्द है उसका असली मतलब क्या था। हाँ, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये आज का महासागर नहीं बल्कि सिंधु जैसी कोई विशाल नदी रही होगी। ये बहस अपनी जगह बिल्कुल जायज है, लेकिन चाहे वो विशाल नदी हो या खुला समुद्र, एक बात तो साफ है। क्या? उन्हें हाइड्रोडायनामिक्स यानी पानी पर तैरने के विज्ञान की अच्छी समझ थी। वे जानते थे कि लकड़ी को एक खास आकार देकर एक ऐसी चीज बनाई जा सकती है जो ना सिर्फ पानी पर तैरे बल्कि इंसानों और सामान का वजन भी उठा सके, जो उस दौर के लिए एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग उपलब्धि थी। बहुत बड़ी। तो नाव का ये जिक्र भी पूरी तरह से तथ्यात्मक है और एक ऐसे समाज की तरफ इशारा करता है जो सिर्फ प्रार्थनाओं पर नहीं बल्कि अपनी बनाई हुई तकनीक और तर्क पर भी भरोसा करता था। बिल्कुल, ये एक प्रैक्टिकल समाज की तस्वीर है जो अपने आसपास की दुनिया से सीख रहा था और उस ज्ञान का इस्तेमाल अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कर रहा था। तो जब हम इन तीनों बातों को एक साथ रखकर देखते हैं, आग को नाई की तरह इस्तेमाल करना, पानी के अंदर की आग यानी बिजली को समझना और नाव जैसी तकनीक का उदाहरण देना, तो एक बहुत बड़ी तस्वीर उभरती है। हाँ? ये सिर्फ खेती या भौतिकी की अलग-अलग बातें नहीं है, ये उस दौर के सोचने के तरीके की बात है। यही इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। स्रोत के अनुसार ऋग्वेद के ये सूक्त हमें दिखाते हैं कि हमारे पूर्वज सिर्फ प्रार्थना करने वाले या यज्ञ करने वाले लोग नहीं थे, वो साइंटिस्ट और इंजीनियर भी थे। हाँ, अपने आसपास की दुनिया को बहुत बारीकी से देखने वाले साइंटिस्ट और इंजीनियर भी थे। और सबसे खास बात ये है कि उन्होंने अपने विज्ञान को कहानी और कविताओं में पिरो दिया। उन्होंने मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए सरल यादगार मिसालें बनाई। आग का नाई बनना या पानी में छिपना, ये सिर्फ कविता नहीं, ये उस समय के साइंटिफिक कीवर्ड्स थे। बिल्कुल, जिन्हें आसानी से याद रखकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया जा सकता था। यह उस दौर का इंफॉर्मेशन को स्टोर और ट्रांसफर करने का सबसे कारगर तरीका था। एक तरह का वैदिक इंटरनेट, हाँ, कह सकते हैं, जो कहानियों और कविताओं के जरिए चलता था। और यहाँ से एक बहुत ही दिलचस्प विचार हमारे श्रोताओं के लिए उठता है। अच्छा, आज की हमारी स्रोत सामग्री ने दिखाया कि कैसे प्राचीन काव्य रूपकों में सटीक वैज्ञानिक और ऐतिहासिक रिकॉर्ड छिपे हो सकते हैं। तो सोचने वाली बात ये है कि दुनिया की दूसरी संस्कृतियों की कितनी और पौराणिक कथाएं या प्राचीन कहानियां हैं जो इसी तरह एक आधुनिक वैज्ञानिक नजरिए से फिर से देखे जाने का इंतजार कर रही हैं। हो सकता है कि इतिहास और विज्ञान के कई और रहस्य ऐसी ही कहानियों में कोड करके रखे गए हों, जिन्हें हम आज तक सिर्फ मिथक या बच्चों की कहानियां समझते आए हैं।